हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी में ये हमारे साइंस की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम मानव शरीर के तंत्र को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में ये हमारा अगला सेशन रहेगा। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट किया हुआ था। तो जो परिसंचरण तंत्र है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट गई थी। जैसे आपका जो परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार से होता है, एक तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और सेकंड होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो आज के सेशन में हम लसिका परिसंचरण तंत्र को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो है रुधिर होता है, इसमें हमें पढ़ना था रक्त दाब क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 62 रहेगी। इससे पहले हमारी 61 क्लासेस हो गई हैं बायोलॉजी की, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना दी है। बिल्कुल पात्रता परीक्षा के सिलेबस को यहाँ पर फॉलो किया गया है और लगभग जितने भी आपके पात्रता परीक्षा में टॉपिक दिए गए थे सारे कवर होने वाले हैं। और जो भी चीज़ें रह जाएंगी उनको हम अतिरिक्त सेशन के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठ करके आ जाए आप उनके आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेशन आपको दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा एनसीईआरटी का डाटा, साथ ही साथ अन्य जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा देखने को मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है। कोशिका से हमने स्टार्ट किया हुआ था, फिर सारी चीज़ें आपको कवर करवाई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में केमिस्ट्री के सेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही फॉलो किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी हमारे 6-7 लेक्चर केमिस्ट्री के हो गए हैं, जिसमें आपको पदार्थ, फिर इसके बाद में परमाणु की संरचना, सारी चीज़ें आपको कवर करवाई हुई हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं, लगभग 8 तंत्र हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। तो इनमें से हमारे लगभग 5 तंत्र कवर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको पाचन तंत्र, और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इन जो मतलब इस तरीके के जो लेंथी टॉपिक होते हैं उनको केवल ऊपर से पढ़ करके और मतलब एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा ही यहाँ पर यदि डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो हम गलत कर देते हैं। तो अभी आपके पास में टाइम है तो आप हर एक टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पाचन तंत्र कराया था। पाचन तंत्र में आपके बॉडी पार्ट्स जो हिस्सा लेते हैं वो आपको बताया। मुख क्या होता है, दंत संरचना क्या होती है, आहार नाल क्या कहलाती है, आमाशय क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किया हुआ था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आपको फेफड़े के बारे में बताया। श्वसन तंत्र में जो निःश्वसन होता है वो क्या कहलाता है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद कोश की और आपको कोश की आक्सी अनाक्सी श्वसन बताया था। फिर इसके बाद हमने किया था उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। उसमें हमने आपको किडनी के बारे में बताया। आपके जो उत्सर्जी अंग होते हैं मुख्य रूप से वृक्क, किडनी जिसे कहते हैं, फिर त्वचा क्या कहलाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था हमारा तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपको बताया था। तंत्रिका तंत्र में आपको पूरे मस्तिष्क की संरचना बताई। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपका परिसंचरण तंत्र, जिसमें परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो रक्त के माध्यम से होगा, और एक लसिका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र भी 3 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो किन किन वर्ग के जो प्राणी हैं उनमें खुला परिसंचरण होगा, किसमें आपका बंद परिसंचरण होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपको सिराएँ क्या कहलाती हैं, धमनियाँ क्या होती हैं, किसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है, कहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, आलिंद क्या कहलाता है, निलय क्या कहलाता है, और शरीर के अंदर जो रुधिर है उसका मार्ग कैसे कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, कल के सेशन में। आज के सेशन में जो चीज़ें छूट गई थी उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ेंगे रक्त दाब या रक्तचाप। एक ही बात है जिसे कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं ना। सुनते आते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं? तो देखिए,
शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, मतलब हमारे शरीर में हम पढ़ चुके हैं रक्त का प्रवाह हो रहा है, और ये भी आपको बताया कि जो धमनियाँ होती हैं वहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है। अब ये शुद्ध रक्त क्या होता है, तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि सारे सेशन देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्वसन तंत्र हमने पढ़ा था, वहाँ फेफड़े पढ़े थे, वहाँ हमने आपको बताया था कि जो आपका रक्त होता है यहाँ शुद्धिकरण उसका होता है। फिर जो शरीर है इसमें रक्त का प्रवाह चलता रहता है, किसके माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से। अभी नलिकाएं क्या होती हैं, तो आपको बताया जो नलिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो धमनियाँ और एक सिराएं। तो जो धमनियाँ होती हैं आपकी, धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक है, और अशुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजन रहित होगा, ठीक। तो धमनियों में जो रक्त होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो धमनियों में जो रक्त होता है वो हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक जाता है और ये शुद्ध होता है। जबकि जो सिराएं होती हैं वहाँ क्या होता है, तो शरीर के अन्य अंगों से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ आएगा, आपके हृदय में आएगा, और हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, ठीक है। तो देखिए शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को ही क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। आपको एक बताया था कैपिलरी क्या कहलाती, केशिका क्या होती है, तो इसमें हम साधारण आँखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त हमें दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है सामान्य रक्तदाब। अब देखिए इसके दो प्रक्रियाएं चलती हैं, आपको बताया था आपका जो हृदय रक्त को पंप करता है उसकी दो अवस्थाएं होती। पहली अवस्था कहलाती है प्रकुंचन, इसी को हम संकुचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुचन। संकुचन अर्थात सिकुड़ना, ठीक है। एक तो आपका जो संकुचन शब्द को समझिए पहले, ठीक है, सिकुड़ना, और अनुशिथिलन यानी फैलना, ठीक है। तो यहाँ हम आपको निलय बता चुके हैं। निलय कहाँ स्थित होते हैं, तो जो आपके हृदय की संरचना होती है इस तरीके से हमने यहाँ आपका हृदय बनाया, तो यहाँ पर जो निचला भाग सकरा भाग होता है, कौन सा, सकरा जो भाग होता है, यहाँ पर एक तरफ आपका क्या होता है, दायां निलय, और एक तरफ होता है आपका बायां निलय। क्या होता है, बायां निलय, और नीचे की तरफ अर्थात पश्च भाग में होते हैं, ये आपको कल बताया था। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या होता है, तो ये चौड़ा भाग है, तो यहाँ पर एक तरफ होगा आपका बायां आलिंद, क्या होगा, बायां आलिंद, और एक तरफ होगा आपका दाएं तरफ दायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद। अब ये भी आपको बताया था रुधिर मार्ग में कि जो दायां आलिंद है एक छिद्र के माध्यम से कहाँ खुलेगा, दाएं निलय में। इसी तरीके से जो बायां आलिंद होता है एक छिद्र के माध्यम से कहाँ खुलता है, बाएं निलय में खुलता है। तो यहाँ पर निलय की बात होती है कहाँ पर, प्रकुंचन में, क्या, जिसे हम सिस्टोलिक कहेंगे, और डायस्टोलिक अनुशिथिलन कहलाता है। तो यहाँ से आपका ब्लड प्रेशर आपको समझ में आएगा। तो प्रकुंचन क्या कहलाता है, तो जब हमारे निलय सिकुड़ते हैं, मतलब जो नीचे की तरफ स्थित है निलय, ये क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, तो इस कारण से जो रक्त है वो कहाँ आएगा, हृदय से बाहर आता है, और उसी दाब को हम प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक कहते हैं। एक बात ये आप समझ गए, ठीक है। पूरा जो एक हमारा, जब हम एक श्वास लेते हैं और एक बार में मतलब जो हमारी धड़कन होती है, तो जितने रक्त को ये पंप करता है, तो ये पूरी एक घटना जब हो जाती है अनुशिथिलन और प्रकुंचन की, यही एक बार अपने मतलब जो एक धड़कन होती है उसमें पंप करती है किसको, ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ समझिए जो सिस्टोलिक समझ गए, निलय का सिकुड़ना, और जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, हृदय से जो रक्त है वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। लेकिन जब अनुशिथिलन की घटना होती है तो यही निलय क्या होगा, फैलेगा, और रक्त कहाँ जाएगा, शरीर से हृदय में जाएगा। तो यह दाव क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक। और ये दाव क्यों पड़ता है, क्योंकि नसों की दीवारों पर दबाव लगता है, तो इसी को रक्त दाव कह देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो आपका प्रकुंचन है वो क्या कहलाता है, प्रकुंचन का मतलब ही होता है सिकुड़ना, और जब निलय सिकुड़ेंगे तो जो रक्त है हमारे हृदय के अंदर वो कहाँ आ जाएगा, शरीर के अन्य भागों में, और जब अनुशिथिलन होगा अर्थात निलय फैलेंगे तो रक्त कहाँ चला जाएगा, हृदय में, शरीर से, ठीक है। तो इसे डायस्टोलिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हृदय के संकुचन से, संकुचन या आपका जो प्रकुंचन है एक ही बात है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना है। तो हृदय के संकुचन से क्या होता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाव है वो रुधिर दाव अर्थात ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस दाब को ही क्या कहते हैं, तो संकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। यह संकुचन दाब उतना होता है जितना कि 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। तो जितना हम 120 मिलीलीटर पारे से दाब उत्पन्न करते हैं उतना ही एक संकुचन या एक प्रकुंचन में जो दाब उत्पन्न होता है वही आपका संकुचन दाब होता है।
अब देखिए इसके ठीक विपरीत अभी आप आगे पढ़ेंगे कि 120/80 जो 120 है ये आपका प्रकुंचन होगा, जो 80 है वो आपका अनुशिथिलन होगा। तो यही आपका सामान्य ब्लड प्रेशर मतलब इतना रहना चाहिए। तो ये आया कहाँ से, ये समझ लीजिए यहाँ पर कि जितना आपका 120 मिलीलीटर पारे से दाब उत्पन्न होता है उतना ही एक जो आपका नलाई जब सिकुड़ता है तो जो दाब वहाँ पर पड़ता है वही होता है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत क्या होगा, अनुशिथिलन होगा। अनुशिथिलन का मतलब है जो आपकी नलाएं हैं वो फैलेंगे और जो रुधिर है वो जो रुधिर होता है वो क्या होता है, रक्त अन्य भाग से बॉडी के कहाँ आ जाता है, हृदय में। तो देखिए अनुशिथिलन जो निलय के अनुशिथिलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब रुधिर आलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है तो यह दाब सामान्यतः 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के, जितना हम 80 मिलीमीटर पारे से दाब उत्पन्न करते हैं उतना ही अनुशिथिलन में उत्पन्न होता है। तो यही माना जाता है आपका सामान्य ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो देखिए अब अतः एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका संकुचन और अनुशिथिलन दाब अर्थात रुधिर दाब कितना होना चाहिए, 120/80। 120 आपका संकुचन है, 80 क्या है आपका अनुशिथिलन है, स्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे संकुचन क्या है, अनुशिथिलन क्या है। अब देखिए विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं उनमें रुधिर दाब उम्र के कारण, लिंग के कारण, आनुवंशिकता, शारीरिक और मानसिक स्थिति के या फिर कई अन्य और कारण हो सकते हैं, इससे अलग अलग होता है। तो जो सामान्य मनुष्य रहेगा उसमें तो कितना होगा, 120/80 और यही सामान्य कहलाता है। अब ये बढ़ भी सकता है और जब ये बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, और ये घट भी सकता है तो जब घटेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, लो ब्लड प्रेशर। तो यही तो हमें देखना है कि हाई ब्लड प्रेशर कितने को हम कहेंगे, लो कितना हो सकता है, ठीक है। अब देखिए रुधिर दाब की माप एक विशेष उपकरण से होती है। तो ये पूछ सकता है रुधिर दाब को मापने का उपकरण क्या है, या रक्तचाप को मापने का उपकरण क्या है, या ब्लड प्रेशर को मापने का उपकरण क्या है। तो ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिए ये आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। फिर दिया है यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब, आपका जो उच्च रुधिर दाब होगा वो कितना होगा, तो बेसिकली तो कितना होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा 120/80, ये सामान्य माना जाता है। लेकिन जब आपका जो जो प्रकुंचन है वो कितना हो जाए, 140 हो जाए या फिर 150 हो जाए, और आपका जो अनुशिथिलन है वो कितना हो जाए, 90 हो जाए, 80 से बढ़कर 90 हो जाए या 100 भी हम कह सकते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे 180 ऑप्शन में इस तरीके से 150/90 ना दे करके कहेगा 180/100 या फिर कह देगा 140/90, ये क्या कहलाता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च दाब 150/90 mmHg मिलीमीटर, जो Hg होता है ये मरकरी होता है, हमारा पारा होता है, इससे पीड़ित है तो यह क्या कहलाता है, हाइपर टेंशन कहलाता है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर टेंशन। यदि इससे पीड़ित है मतलब हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो ब्लड है वो क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, हाइपर टेंशन है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब जब उच्च रुधिर दाब होता है तो इसके लिए क्या कारण होता है, क्यों ये बढ़ जाता है, तो इसका कारण होता है कि अधिक भोजन, भय हो किसी चीज़ से, चिंता हो, दुख हो, इसके प्रमुख उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है हाइपर टेंशन के प्रमुख कारण क्या हैं। फिर देखिए हाइपर टेंशन की अवस्था में कभी कभी जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो फट जाती हैं। अब आप कहेंगे रक्त वाहिनियाँ क्या हैं, तो बता तो चुके हैं आपको कि ये आपकी रक्त वाहिनियाँ जहाँ से रक्त बहता है ये आपकी कहलाती हैं सिराएँ और धमनियाँ, ठीक है। तो जब हाइपर टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो क्या होता है, ये कभी कभी रक्त वाहिनियाँ, सिराएँ और धमनियाँ फट जाती हैं और क्या हो जाता है, इसके अंदर जो रक्त बह रहा होता है वो बाहर निकल आता है, मतलब जिससे क्या हो जाता है, रक्तस्राव हो जाता है। इसके कारण कभी कभी हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक आ जाता है, सुना ना, हार्ट अटैक आना, ठीक है, यही होता है हार्ट अटैक। और किस कारण से होता है, जब हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, तो इससे क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ फट जाती हैं और जो रुधिर होता है वो बाहर निकल आता है, अर्थात रक्त का स्राव होने लगता है और इससे क्या हो जाता है, हृदयघात, जिसे इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। अब हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं, मतलब मस्तिष्क में भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो जब ये फटेंगी तो मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन और पोषण भी नहीं मिल पाता है। इससे मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है और आपको बता चुके हैं मस्तिष्क में इतनी क्षमता नहीं होती है कि जो कोशिकाओं में टूट फूट हो जाए उनकी ये मरम्मत कर पाए, ठीक है।
तो ए होता है आपका हाइपरटेंशन, अधिक ब्लड प्रेशर। अब देखिए जो हाइपरटेंशन है इसके या जो बीपी है, बीपी का फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर है, तो इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, तो एटिनॉल का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिए। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब, अर्थात यदि जो सामान्य होता है कितना 120/80 mmHg, लेकिन इससे यदि कम हो जाता है कितना 120 की जगह 100 हो गया, या 100 की जगह 90 भी हो सकता है, ठीक है, 90/40 कहें या फिर 100/50 कहें, तो ये क्या कहलाता है, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रुधिर दाब। और इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। अधिक ब्लड प्रेशर को क्या कह रहे थे, हाइपरटेंशन, और कम यानी निम्न रुधिर दाब को क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। ठीक, हाइपोटेंशन में हृदय की संकुचन अवस्था और तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, मतलब जो हृदय जो सिकुड़ता है और फैलता है उसमें दोनों में कमी आती है, और इसमें धमनियां फैल जाती हैं और रक्त की कमी हो जाती है, यही कारण है कि रक्त दाब कम हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले जो रुधिर दाब है इसका सर्वप्रथम एस हेल्स ने 1733 में घोड़े में मापा था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ मापा गया था, तो घोड़े में। किसने मापा था, एस हेल्स ने। कब मापा था, 1733 में। तो इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है क्या कहलाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अर्थात प्रकुंचन और आपके अनुशिथिलन। ठीक है, अब जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 120/80। ठीक है, तो इसको हम पढ़ चुके ना अभी कि 120 कहाँ से आया, 80 पारे से जो दाब उत्पन्न करते हैं उतना ही आपका अनुशिथिलन में होता है। ठीक है, फिर होता है आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे, या तो 140/90 या 150/80 आपको ऑप्शन में मिलेगा। फिर लो ब्लड प्रेशर तो 90/60 भी हो सकता है, 100/50 भी हो सकता है, ये लो ब्लड प्रेशर होता है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रक्त भी पढ़ना है, लेकिन हम रक्त बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर हमें रक्त समूह पढ़ने होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी इतना ही। अब देखिए एक तो हमारा हो गया ये कवर, यहाँ पर क्या आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र, क्योंकि है ये परिसंचरण तंत्र ही। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या कहलाता है, तो जिस तरीके से हमारी नलिकाएं जो होती हैं, सिराएं, धमनियाँ वगैरह, इसमें क्या बह रहा होता है, ब्लड। तो अब ये लसिका क्या होता है, तो आपको एक अवस्था बताई हुई थी केमिस्ट्री में, यदि आपने क्लासेस देखी होंगी, तो चौथी अवस्था हम पढ़ते हैं प्लाज्मा अवस्था। और ये प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है, प्लाज्मा कैसा होता है, तो एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, और हमारा रुधिर भी किस रूप में होता है, प्लाज्मा रूप में ही। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ऊतक हैं, विभिन्न ऊतक और कोशिकाओं के बीच क्या होते हैं, कुछ अवकाश पाए जाते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि हर एक सेशन को देखिए, क्योंकि हमने कोशिका भी कवर करवाया, ऊतक भी कवर करवाया और विभिन्न कोशिकांग भी कवर करवाए। तो वहाँ हमने एक पढ़ा हुआ था अंतरकोशिकीय अवकाश। क्या कहलाते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश, तो जहाँ कहीं भी ऊतक और जो कोशिकाएं हैं इनके बीच में कहीं जो रिक्त स्थान रहेगा, खाली स्थान होगा, उन अवकाशों में पाए जाने वाला हल्के पीले रंग का जो द्रव्य होगा वो लसिका कहलाएगा, और लाल रंग का जो होता है उसे हम ब्लड कहते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी ऊतक कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान में हल्के पीले रंग का द्रव्य होगा वही क्या होगा, लसिका होगा। लसिका क्या है, एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग प्लाज्मा के जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन और कई अन्य पदार्थ भी मौजूद रहते हैं। अब जो हमने पढ़ा लाल रक्त कण कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके ब्लड में, ये तो बेसिक सी बात है। लाल रक्त कण जो होते हैं, रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं वो रक्त में होती हैं, जबकि जो लसिका होता है हल्के पीले रंग का द्रव्य है। तो इसमें कौन सी कणिकाएं होंगी, लिम्फोसाइट्स, जो कि आपकी क्या कहलाती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं ही होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता। हमने रुधिर को तो देखा था कि जो रुधिर होता है वो कहाँ बहता है, तो एक तो हृदय से कहाँ बहता है, धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में, और एक विभिन्न अंगों से स्रावों के माध्यम से हृदय में जाता है। लेकिन लसिका में केवल एक ही ओर बहता है, और वो भी कहाँ, तो ऊतक से हृदय की ओर। ठीक है, केवल एक ही दिशा में, ये इसका मुख्य अंतर होता है। तो 2-3 अंतर आप याद रखिए। एक तो लसिका कैसे रंग का द्रव्य होता है, हल्के पीले रंग का होता है।
और ब्लड कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। अब जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी यानी लाल रक्त कण उपस्थित होते हैं, जबकि आपके लसिका में श्वेत रक्त कण होते हैं, लिम्फोसाइट्स जिन्हें कहते हैं। लसिका कहाँ बहता है, हृदय ऊतक से हृदय की ओर, जबकि ब्लड आपकी दोनों अवस्थाओं में बह सकता है। अब लसिका के कार्य देखिए, लसिका में जो उपस्थित लिम्फोसाइट्स हैं यानी श्वेत रक्त कण हैं, ये हानिकारक जीवाणुओं का क्या करते हैं, भक्षण कर देते हैं और रोगों की रोकथाम में ये सहायक होते हैं लसिका। ठीक है, लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण इसका मुख्य ये बिंदु है, याद रखना। लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहेंगे मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ धूल के कण हैं, जीवाणु हैं, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि जो लिम्फ नोड होते हैं, नोड पाए जाते हैं इसमें फंस जाते हैं और हमारे शरीर की सहायता करते हैं। घाव भरने में भी ये जो लसिका होता है ये हेल्प करता है। लसिका ऊतकों से स्रावों में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लसिका परिसंचरण तंत्र। इसमें आप ये अंतर देख सकते हैं कि जो लसिका द्रव है ये रंगहीन होता है, जबकि ये लाल रंग का, रंगहीन तो नहीं कहेंगे, मतलब होता तो है लेकिन हल्के पीले रंग का, लेकिन ये डार्क लाल होता है, इस कारण इसको रंगहीन कह देते हैं। फिर देखिए, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसी है इनकी संख्या होती है लेकिन ना के बराबर होती, बहुत ही कम, जबकि इसमें अधिक होती है लाल रक्त कण की संख्या। फिर है लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक होती हैं, जबकि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं लसिका के अनुपात में इसमें होती तो दोनों है, लेकिन संख्या का यहाँ पर अंतर होता है। अब देखिए, लसिका में जो फाइब्रिनोजेन नामक होता है इसकी मात्रा कम होती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इसमें निहित होती है। रुधिर में फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है, जिससे यह आसानी से रक्त का थक्का बना देता है। तो ये होता है इनमें अंतर रुधिर और लसिका में। तो यहाँ पर हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है ये फिनिश होता है। इसमें यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम अगला आपका सिस्टम जो है कंकाल तंत्र रहेगा, उसको यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर यदि आपने सारे सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और अब आपके पास में टाइम बहुत ही कम है और आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में होने वाला है, तो आप थोड़ी सी तैयारी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।